हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा बंसल और आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स इन ऑब्स्टेटिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबॉर्टिफिसेंट्स, जिनको हम एक्बॉलिक्स भी बोलते हैं, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराते हैं। इस कैटेगरी में 3 ड्रग्स आते हैं। नंबर 1 इज़ ऑक्सीटोसिन, नंबर 2 इज़ एर्गोमेट्रिन एंड नंबर 3 इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसे सिक्रीट होता है, देन एक्शन ऑन यूट्रस और ब्रेस्ट पे कैसे एक्शन करता है, कौन कौन सी प्रिपरेशन अवेलेबल हैं, किस रूट से इसे दिया जाता है, इंडिकेशन क्या है, कौन कौन से रिजीम्स हैं, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, और देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। सो ऑक्सीटोसिन को हम कडल हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ लेबर एंड लव भी बोलते हैं। नेचुरल ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक नोना पेप्टाइड होता है और सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो होता है वो डेकापेप्टाइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सेंटोसिनोन एंड पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियस, जो कि हाइपोथैलेमस में होते हैं, वहाँ से बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और वहाँ से सिक्रीट होता है और वाया ब्लड ये यूट्रस एंड ब्रेस्ट पर अपना एक्शन करता है। जैसा कि आप जानते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज़ छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर मायोमीट्रियम पर भी कम होंगे। पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, टर्म प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज़ भी बढ़ जाता है और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर भी मायोमीट्रियम पर बढ़ जाते हैं। इसे हम फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। ये एक मायोमीट्रियल का फाइब्रिल है। इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से एक्टिवेट हो जाती है। वो फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करती है, जिससे फर्दर इनोसिटोल फॉस्फेट एंड डीएजी जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम का रिलीज होता है और प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेट हो जाती है और मायोमीट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स कि यूट्राइन का फंडस पार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट करता है बट लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस जो है वो रिलैक्स करता है, जिससे कि डिलीवरी ऑफ द फीटस हो सकता है। ब्रेस्ट पर ऑक्सीटोसिन के एक्शन को हम लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जब बेबी सकलिंग करता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है वाया हाइपोथैलेमस, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो प्रोलैक्टिन रिलीज़ कराता है, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराता है, जो कि एल्वेओलाई की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिससे मिल्क रिलीज़ होता है। तो इसमें हमें 2 चीज़ याद रखनी है कि प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क को रिलीज़ कराता है। कुछ प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन एम्प्यूल। इसका 1 ml का एम्प्यूल, इसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml या फिर 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑक्सीटोसिन होता है। पिटोसिन और सेंटोसिनोन की 10 ml की वायल के अंदर 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है। 1 ml की कार्बेटोसिन की 1 ml की वायल के अंदर 100 माइक्रोग्राम पर ml कार्बेटोसिन होता है। अगर कार्बेटोसिन को अगर हम ऑक्सीटोसिन से कंपेयर करें तो कार्बेटोसिन का क्विक एक्शन होता है, इसकी T½ भी लॉन्ग होती है और इसको हम IV बोलस दे सकते हैं। डेसअमीनो ऑक्सीटोसिन, इसके अंदर 50 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है और ये बकल टैबलेट्स होती हैं। नेज़ल स्प्रेज में 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑक्सीटोसिन होता है। आजकल ऑक्सीटोसिन परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। देन सिंटोमेट्रिन एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर 5 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑक्सीटोसिन प्लस 0.5 मिलीग्राम एर्गोमेट्रिन होता है। ओनली इसको हम इंट्रामस्कुलर रूट से ही दे सकते हैं। तो कुछ रूट्स हम देखेंगे, जिसके अंदर है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन और इंट्रामस्कुलर रूट, बकल टैबलेट्स एंड नेज़ल स्प्रेज। पर IV बोलस हम नहीं दे सकते हैं एक्सेप्ट कार्बेटोसिन। पर ओरल रूट ऑक्सीटोसिन को नहीं दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन को हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में फ्रिज में स्टोर करना होता है, और अगर इसको हम इंट्रावीनस देते हैं तो इसका एक्शन इमीडिएट होता है, और इसको अगर हम इंट्रामस्कुलर देते हैं तो इसका एक्शन 2 to 2.5 मिनट्स लेता है। इसका एक्शन 20 मिनट्स तक रहता है। इसकी T½ जो है वो 4 मिनट्स होती है। ऑक्सीटोसिन को हम प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। अर्ली
प्रेगनेंसी में हम अबॉर्शंस को इंडक्शन और उसका अबॉर्शन को स्पीड अप या फिर एक्सेलरेट करने के लिए और उसके दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसे स्टॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर मोलर इवैक्यूएशन भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसकी डोज 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 ड्रॉप्स पर मिनट रहती है। टर्म प्रेगनेंसी में हम इसे लेबर के इंडक्शन के लिए, ऑगमेंटेशन के लिए एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज 10 इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रामस्कुलर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर ऑफ फीटस होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जिसे हम बोलते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। परप्यूरियम में हम इसे डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज है एटोनिक पीपीएच में 20 to 40 यूनिट्स इन 500 ml NS या RL एट द रेट ऑफ 40 ड्रॉप्स पर मिनट पे यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। उसमें डोज रहती है 5 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर प्लस पेशेंट को मैनुअली मिल्क निकालने के लिए बोला जाता है। कुछ ऑक्सीटोसिन की ACOG रेजीम्स हैं जो कि 2 टाइप की हैं। फर्स्ट इज़ लो डोज रेजीम, ये हम मल्टीपैरस पेशेंट में यूज़ करते हैं जिसकी स्टार्टिंग डोज 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट होती है जो कि 30 मिनट्स के इंटरवल से 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट से इंक्रीज़ कर सकते हैं टिल 30 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट। हाई डोज रेजीम जो हम प्राइमी पैरा पेशेंट में यूज़ करते हैं इसमें हम 4 to 6 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट से शुरू कर सकते हैं। एट द इंटरवल ऑफ 15 to 30 मिनट्स हम उसे 4 to 6 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट से इंक्रीज़ कर सकते हैं टिल 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट। पर जो हम लेबर रूम में यूज़ करते थे वाया ड्रिप सेट वो बहुत ईजी था, तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि 1 यूनिट्स इज इक्वल टू 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स एंड 1 ml इज इक्वल टू 15 ड्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन को 500 ml NS या RL में ऐड करते हैं मतलब 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स, तो 1 ml के अंदर 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml होगा। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं 2.5 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन को 500 ml NS या RL में ऐड करते हैं जो कि 2500 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स बनाता है। तो 1 ml या फिर 15 ड्रॉप्स के अंदर 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml होती हैं। इसको हम 6 ड्रॉप्स पर मिनट से शुरू कर सकते हैं। मींस कि पेशेंट को जो डोज जा रहा है वो 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट से जा रहा है। 6 के टेबल से हमें 6 ड्रॉप्स पर मिनट से इंक्रीज़ करते हुए टिल 60 ड्रॉप्स तक हम इसे ले जा सकते हैं। मींस 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट तक। पर 60 ड्रॉप्स के बाद हमें इसे ड्रॉप्स रेट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो हमें ऑक्सीटोसिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो हमें 5 यूनिट्स अगर ऐड करनी पड़ती हैं 500 ml NS या RL के अंदर, मींस कि 1 ml या 15 ड्रॉप्स के अंदर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml होगा। तो हम इसे 30 ड्रॉप्स पर मिनट से शुरू करते हैं। मींस 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट पेशेंट को जा रहा है। तो 6 के टेबल से हम इसे 60 ड्रॉप्स पर मिनट तक ले जा सकते हैं टू अ मैक्सिमम ऑफ 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट। अगर इसके बाद भी लेबर प्रोग्रेस नहीं करता है देन हमें दूसरा कोई मेथड चूज़ करना पड़ता है फॉर डिलीवरी ऑफ फीटस। अगर हमारे पास इन्फ्यूजन पंप है लेबर रूम में तो हमें 30 यूनिट्स 500 ml NS के अंदर ऐड करना पड़ता है, मीन 60 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml। अगर इन्फ्यूजन रेट ऑक्सीटोसिन का 1 ml पर आवर है, मींस पेशेंट को 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट जा रहा है और सो ऑन। ऑक्सीटोसिन देते वक्त हमें ऑक्सीटोसिन चार्ट मेंटेन करना होता है जिसके अंदर हमें हाफ आवरली ऑक्सीटोसिन का टाइम ऑफ स्टार्ट कब शुरू किया था, कितने यूनिट्स ऑक्सीटोसिन जा रहा है और कितने ड्रॉप्स पर मिनट से जा रहा है वो देखना होता है। फीटल हार्ट रेट और कॉन्टिन्यूस CTG नोट करना होता है। देन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखने होते हैं और हमें आवरली पेशेंट का BP एंड पल्स देखना होता है। तो कहाँ ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जाता है, मैटरनल की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, ग्रैंड मल्टीपैरा पेशेंट में, या फिर प्रीवियस यूट्राइन का रप्चर हुआ हो या फिर क्लासिकल सिजेरियन हुआ हो,
या फिर पेशेंट को प्लासेंटा प्रीविया मेजर, और पेशेंट इज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, और हार्ट डिजीज़ का पेशेंट, या फिर हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्सिस विद ऑक्सीटोसिन। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में मींस जो हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है वो है प्रीवियस सिजेरियन पेशेंट के अंदर। फीटल मैल प्रेजेंटेशन एंड फीटल डिस्ट्रेस के अंदर भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ डेंजर्स होते हैं, जैसे कि मैटरनल में सबसे पहला है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, यूट्राइन हाइपरटोनिया जिसमें जो कि होता है मोर देन की 60 सेकेंड की कॉन्ट्रैक्शन, एंड यूट्राइन टैकीसिस्टली जो कि मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स को बोलते हैं। इसके दौरान हमें ऑक्सीटोसिन को तुरंत बंद कर देना चाहिए और आईवी फ्लूइड शुरू करने चाहिए, और पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटने को बोलना चाहिए और ऑक्सीजन फ्लो शुरू कर देना चाहिए। और इसे ट्रीट करने के लिए हमें 0.25 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ टर्ब्यूटालिन देना होता है। देन दूसरा कॉम्प्लिकेशन यूट्रस का रप्चर भी हो सकता है। तीसरे में हाइपोटेंशन हो सकता है अगर हम इसे आईवी बोलस रूट से देते हैं तो। चौथा है वाटर इंटॉक्सिकेशन सिंड्रोम। जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन जो है वो वेसोप्रेसिन जो है, जो एक एंटी डाययूरेटिक है, उसके जैसा होता है। तो ये शरीर में पानी को इकट्ठा करता है, जो कि क्यों होता है, अगर हम ऑक्सीटोसिन को बहुत लंबे टाइम से बहुत हाई डोज में यूज़ कर रहे हैं या फिर विद प्लेन डेक्सट्रोज के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वाटर इंटॉक्सिकेशन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, मींस सोडियम की कमी हो सकती है, या फिर एडीमा हो सकता है, दिमाग में पानी इकट्ठा हो सकता है जिसके कारण सीजर या फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, पल्मोनरी या फिर फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो सकता है, या फिर मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है। इसलिए हमें आरएल या फिर एनएस ही यूज़ करना चाहिए, और 3 लीटर से ऊपर एक दिन के अंदर हमें फ्लूइड जिसमें ऑक्सीटोसिन हो वो नहीं देना चाहिए। फीटल के अंदर ये फीटल का डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है, फीटल डेथ हो सकता है, या फिर फीटल में बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ सकती है। आज हम डिस्कस करेंगे अर्गोट अल्कलॉइड्स। हम शुरू करते हैं। अर्गोट अल्कलॉइड्स के 2 डेरिवेटिव्स होते हैं। नंबर 1 इज़ अर्गोमेट्रिन एंड नंबर 2 इज़ मिथर्जिन। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर पर डायरेक्टली एक्ट करता है, जिसमें टेटनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कि हम पैथोलॉजिकल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, वो कॉज कराता है। इसका मतलब होता है कि 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच में यूट्रस रिलैक्स नहीं हो पाता है और ये दोनों अपर एंड लोअर सेगमेंट दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसीलिए अर्गोट्स को कभी भी डिलीवरी से पहले नहीं देना चाहिए। सेकेंड एक्शन इसका ब्लड वेसल पर होता है, जिसमें ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है, माने कि ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है। अगर हम ऑक्सीटोसिन और मिथर्जिन को कंपेयर करें तो ऑक्सीटोसिन जो है वो अपर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और लोअर सेगमेंट को रिट्रैक्ट कराता है, पर मिथर्जिन दोनों अपर एंड लोअर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो माइल्ड टू सिवियर इंटेंसिटी की कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कि हम फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, वो कॉज कराता है, पर मिथर्जिन पावरफुल एंड टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन, जिन्हें हम पैथोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, वो कॉज कराता है। अगर हमें इसका इस्तेमाल देखना हो तो इसे हम ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। हम इसे अबॉर्शन की ब्लीडिंग, चाहे वो एमटीपी दवाई द्वारा अबॉर्शन या फिर सर्जिकली अबॉर्शन हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोलर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग, एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें इसकी डोज 0.2 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर या फिर 0.1 मिलीग्राम इंट्रावेनस रहती है, जिसे हम 2 से 4 घंटे के अंतराल में रिपीट कर सकते हैं, और मैक्सिमम हम एक दिन में 5 डोज जो कि 1 मिलीग्राम है वो ही दे सकते हैं। तीसरा, हम इसे परप्यूरल ब्लीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसे 1 या 2 टैबलेट 3 टाइम दिन के 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में इसकी कौन कौन सी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। नंबर 1 है इसका एम्प्यूल अवेलेबल है, अर्गोमेट्रिन 0.5 मिलीग्राम पर ml एंड मिथर्जिन का 0.2 मिलीग्राम पर ml। मिथर्जिन की और डिफरेंट ब्रांड्स हैं यूट्रोजिन।
देन टैबलेट्स फॉर्म में अर्गोमेट्रिन 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट एंड मिथर्जिन की 0.2 मिलीग्राम की टैबलेट एंड अदर ब्रांड है जो मिथर्जिन की, दैट इज़ यूट्रोजिन, दैट इज़ 0.125 मिलीग्राम। एक कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है जिसका नाम है सिंटोमेट्रिन। इसके अंदर 5 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन प्लस 0.5 मिलीग्राम अर्गोमेट्रिन होता है, पर इसे हम केवल इंट्रामस्कुलर रूट से ही दे सकते हैं। अगर हम रूट्स की बात करें तो मिथर्जिन को हम ओरली, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस तीनों रूट से दे सकते हैं, और इमीडिएट जो सबसे जल्दी एक्शन होता है 1.5 मिनट में वो इंट्रावीनस रूट से होता है। T-हाफ अगर हम डिस्कस करें तो इसकी 2 घंटे होती है और ये 3 घंटे तक काम कर सकता है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ये सडन बीपी को इंक्रीज़ कराता है, और स्पेशली अगर हम इंट्राविनस रूट में देते हैं इन पेशेंट्स में जो पेशेंट्स को पहले से ही प्री क्लेम्शिया है या फिर HIV का पेशेंट जो कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पर है। दूसरा, ये वेजोस्पासम यानी कि ब्लड वेसल को सिकोड़ता है, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, जिस वजह से गैंग्रीन हो सकता है लोअर लिम्स में, या फिर सीने में दर्द हो सकता है ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया, या फिर एब्डोमेन में भी दर्द हो सकता है। तीसरा, ये लैक्टेशन में इंटरफेरेंस कॉज कराता है, और चौथा, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स में नोजिया, वॉमिटिंग या फिर टिनिटस हो सकता है। अगर हम इसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन को देखें तो इसे हमें प्री क्लैम्शिया एंड एक्लैम्शिया पेशेंट जिसमें बीपी ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में, उसमें नहीं देना चाहिए। पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट में, हार्ट डिजीज़ पेशेंट में, RH नेगेटिव मदर में नहीं देना चाहिए। एंड अगर आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो पहला बच्चा होने के बाद उसे नहीं देना चाहिए। देन रिटेन्ड प्लासेंटा में इसे हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये लोअर सेगमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है, एंड लैक्टेटिंग मदर्स में भी इसे प्रेफर नहीं किया जाता है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीज़ोप्रोस्टोल, सर्विप्राइम जेल एंड कार्बोप्रोस्ट को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो कैसे और कहाँ बनते हैं। फोस्फोलाइपेज A2 से अरेकिडोनिक एसिड बनता है जिस पर साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो यूट्रस की मायोमीट्रियम लेयर पर एक्ट करता है और सेल के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि मायोमीट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। 3 टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। PGF2 अल्फ़ा डेसिडुआ में सिंथेसाइज होता है और मायोमीट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। PGE2 एमनियन में बनता है और सर्वाइकल राइपनिंग कराता है। PGI2 भी मायोमीट्रियम में बनता है। इसके 3 टाइप ऑफ सिंथेटिक एनालॉग्स होते हैं। नंबर 1 है PGE1 एनालॉग, जिसे हम मीज़ोप्रोस्टोल और साइटोटेक भी कह सकते हैं। मीज़ोप्रोस्टोल की 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 100, 200 एंड 600 माइक्रोग्राम की टैबलेट डोजेस अवेलेबल हैं। अगर इसके काम करने के तरीके के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये सर्विक्स को डायलेट कराता है और सॉफ्ट कराता है और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये ब्रोंकस और ब्लड वेसल्स पर एक्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि हम ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट और प्री क्लैम्शिया वाले पेशेंट को इसे दे सकते हैं। अगर हम मीज़ोप्रोस्टोल की एडवांटेज के बारे में बात करें तो मीज़ोप्रोस्टोल सस्ता होता है और इसे हम रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, और ये इजीली हम किसी भी रूट से दे सकते हैं, जैसे कि ओरली, सबलिंगुअली, पर वेजाइनल एंड पर रेक्टल। इसे इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं दिया जाता। इसे लेने के बाद पेशेंट को बेड में आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड ये सस्ता होता है, इसलिए हम इसे किसी भी सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोजेस के बारे में बात करें तो फीगो के चार्ट के मुताबिक इसे हम नंबर 1 अबॉर्शन में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ मेडिकल अबॉर्शन। इसके लिए MTP किट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये किट हम अप टू 9 वीक्स या फिर 63 डेज़ ऑफ फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं। इस किट में 5 गोलियां होती हैं। एक टैबलेट मिफेप्रिस्टोन जो कि 200 मिलीग्राम की होती है, उसे ओरली लेना होता है, और उसे लेने के 48 घंटे बाद हमें 4 मीज़ोप्रोस्टोल की टैबलेट मीन्स
800 माइक्रोग्राम टोटल पर वेजाइनल, सबलिंगुअल या बक्कली लेना होता है। अगर हमें इंडक्शन कराना है, अबॉर्शन शुरू कराना है, तो अगर पहला लेस देन 13 वीक्स का प्रेगनेंसी है उसमें 800 माइक्रोग्राम पर वेजाइनल और सबलिंगुअल हर 3 घंटे के अंतराल पे हम रिपीट कर सकते हैं पर मैक्सिमम ऑफ 5 डोजेस तक। अगर 13 to 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो 400 माइक्रोग्राम ऑफ मीज़ोप्रोस्टोल पर वेजाइनल और सबलिंगुअल हर 3 घंटे के अंतराल पे मैक्सिमम 5 डोजेस तक रिपीट कर सकते हैं। मिस्ड अबॉर्शन में जिसमें बच्चे की धड़कन नहीं बनी है उसके अंदर 800 माइक्रोग्राम ऑफ मीज़ोप्रोस्टोल पर वेजाइनल और सबलिंगुअल हर 3 घंटे के अंतराल पर मैक्सिमम 2 डोज दे सकते हैं। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में मतलब कि कुछ अंश जो है अबॉर्टस का वो अंदर रह गया है, उसके लिए 400 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल 1 डोज दे सकते हैं। दूसरा मीज़ोप्रोस्टोल का यूज़ है कि लेबर का इंडक्शन, लेबर को शुरू करवाने के लिए लाइव फीटस एट टर्म प्रेगनेंसी में हम 25 माइक्रोग्राम मीज़ोप्रोस्टोल पर वेजाइनल 6 आवर्ली मैक्सिमम 5 डोजेस दे सकते हैं। अगर बच्चा इंट्रायूट्राइन डेथ, बच्चा मरा हुआ है, अगर 13 to 17 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो 200 माइक्रोग्राम मीज़ो पर वेजाइनल 6 आवर्ली मैक्सिमम 5 डोज दे सकते हैं। 17 to 26 वीक्स की प्रेगनेंसी में 100 माइक्रोग्राम एंड मोर देन 26 वीक की प्रेगनेंसी में 25 माइक्रोग्राम पर वेजाइनल 6 आवर्ली मैक्सिमम 5 डोज तक दे सकते हैं। थर्ड यूज़ इसका पोस्टपार्टम में करते हैं, जिसे हम PPH की प्रोफाइलेक्सिस या एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में 600 माइक्रोग्राम मीज़ोप्रोस्टोल ओरली दे सकते हैं। दूसरा यूज़ मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज में भी दे सकते हैं, इसमें 800 माइक्रोग्राम रेक्टली हम दे सकते हैं। बिफोर इंस्ट्रूमेंटेशन भी 400 माइक्रोग्राम पर वेजाइनली प्रोसीजर के 3 घंटे पहले हमें इसे देना होता है ताकि सर्विक्स डायलेट हो जाए और हम प्रोसीजर आसानी से कर सकें। तो इसके रूट्स के बारे में डिस्कस करें तो इसे हम ओरली दे सकते हैं, सबलिंगुअली दे सकते हैं, वेजाइनली एंड रेक्टली दे सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो कुछ माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसमें है जैसे कि नोज़िया, जी मचलाना, वॉमिटिंग, फीवर या फिर लूज स्टूल्स या फिर स्टमक पेन। मेजर साइड इफ़ेक्ट्स में यूट्राइन टैकिसिस्टली, यूट्राइन रप्चर, बिकोनियम पैसेज और फीटल हार्ट रेट चेंजेस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो इसे जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहता है उसके अंदर नहीं दिया जाता है। तो ये मीज़ोप्रोस्टोल के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे PGE2 एनालॉग, जिसमें 2 आते हैं, सर्विप्राइम जेल जिसको हम डाइनोप्रोस्ट जेल बोलते हैं और सर्विडिल दैट इज़ वेजाइनल इंसर्ट। पहले हम डिस्कस करेंगे सर्विप्राइम जेल। मुझे लगता है कि आप सब ने सर्विप्राइम जेल को लेबरों में ज़रूर देखा होगा। सर्विप्राइम जेल जो है इसके अंदर 0.5 मिलीग्राम डाइनोप्रोस्ट होता है और इसे हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं और ये हम इसे इंडक्शन ऑफ लेबर को शुरू करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ये सर्विजेल जो है अगर अनराइप सर्विक्स है तो उसके लिए बेस्ट होता है, पर हम इसे राइप सर्विक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम इंट्रा सर्वाइकल डालते हैं बट इसका टिप जो है वो इंटरनल ओस से नीचे होना चाहिए और फिर हम पेशेंट को हाफ एन आवर तक बेड में लेटे रहने को बोलते हैं, प्लस CTG मॉनिटरिंग किया जाता है। सर्विजेल को हम 6 आवर्ली रिपीट कर सकते हैं पर एक दिन में हम मैक्सिमम 3 डोज ही दे सकते हैं। अगर हमें देखना जाए कि भाई किस किस पेशेंट्स के अंदर हमें इसे कॉशियसली यूज़ करना चाहिए तो नंबर 1 है अगर मेम्ब्रेन ऑलरेडी रप्चर हैं तो ये हाइपर स्टिमुलेशन कॉज कर सकता है। अगर हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन रप्चर है तो मैक्सिमम हम इसे 1 डोज, ऐसे पेशेंट्स को 1 डोज दे सकते हैं। ग्लोकोमा, अस्थमा एंड कार्डियक, लीवर एंड रीनल डिजीज़ के पेशेंट में भी इसे हमें कॉशियसली यूज़ करना चाहिए।
अगर हम डिस्कस करते हैं वेजाइनल इंसर्ट, जिसे हम सर्विडिल भी बोलते हैं, इसके अंदर 10 मिलीग्राम ऑफ डायनोप्रोस्ट होता है और ये हमें स्लो रिलीज़ करता है एट द रेट ऑफ 0.3 मिलीग्राम पर आवर। इसे भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर इसे हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स के अंदर डालते हैं और पेशेंट को 2 घंटे बेड पर लेटे रहने को बोलते हैं और CTG मॉनिटरिंग करते हैं और इसे 12 घंटे तक पेशेंट की पोस्टीरियर फॉर्निक्स में रहने देना चाहिए और कॉशियस दोनों के लिए सेम है। नंबर 3 इज़ PGF2 एनालॉग, जिसे हम कार्बोप्रोस्ट या फिर हेमाबेट भी बोलते हैं। इसके अंदर 250 माइक्रोग्राम ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर ml वायल होता है। इसके यूजेस अगर हम देखें तो इसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 250 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर रूट से, पर हमें ध्यान रखना है कभी इसको इंट्रावीनस नहीं देना है। इसको हम रिपीट कर सकते हैं एवरी 15 मिनट्स और मैक्सिमम एक दिन के अंदर हम इसी 8 डोज माने 2 ग्राम्स दे सकते हैं। पर पेशेंट को इंजेक्ट करने से पहले हमें पेशेंट की अस्थमा की हिस्ट्री के बारे में रूल आउट करना होता है, क्योंकि अस्थमा वाले पेशेंट्स को इसे नहीं दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसका डायरिया होता है। देन अदर साइड इफ़ेक्ट्स में वॉमिटिंग, फ्लशिंग, टेकिकार्डिया मतलब कि पल्स रेट का बढ़ना एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए हम अस्थमा के पेशेंट्स में इसे नहीं देते। अगर हमें कार्डियक, लीवर और रीनल डिजीज़ का पेशेंट है तो उसमें हमें कॉशियसली यूज़ करना होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया इसको अस्थमा के पेशेंट्स में यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम ओवरऑल डिस्कस करें तो फॉर MTP के लिए मीज़ोप्रोस्टोल इज़ बेस्ट एंड फॉर अबॉर्शन केसेस के लिए ऑक्सीटोसिन्स आर बेस्ट। फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए व्हेन सर्विक्स अगर राइप है तो ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर इक्वली इफेक्टिव, व्हेन अनराइप है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर बेटर ऑप्शन। फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन इज एक्सेप्टेड एंड फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ऑक्सीटोसिन इज एक्सेप्टेड अगेन। So guys, this was my lecture on prostaglandins. Hope you like my video, and if you like my video, please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get the urgent notification. And please do let me know another topic of discussion you want to discuss with me. Thank you.